हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिक मैडी शो। तो दोस्तों, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। 2-2 पे सीरीज बराबर रही। भारतीय टीम को एक रिजल्ट मिला जो कि संतोषजनक था। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हम चाह रहे थे वैसा रिजल्ट आया। एक संतोषजनक रिजल्ट मिला और एक ऐसा रिजल्ट मिला जिसने कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। हमने भी जश्न मनाया 5वें टेस्ट मैच में। जिस कदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रही, जिस कदर मोहम्मद सिराज का वो मैजिकल स्पेल रहा, मैं मोहम्मद सिराज की कामयाबी, टीम इंडिया की कामयाबी का जश्न साथ में मनाया। हम सभी बहुत खुश हुए। और खुमार जो था टेस्ट मैच का, वो एक बार फिर से चढ़ चढ़ के बोला और टेस्ट मैच ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि भाई चाहे आप ओडीआई फॉर्मेट ले लो, टी20 फॉर्मेट ले लो या टेस्ट फॉर्मेट ले लो, इन सब में जो बेस्ट फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। यहाँ पे आपको प्योर एंटरटेनमेंट मिलेगा, प्योर सिनेमा मिलेगा और प्योर क्रिकेट देखने को मिलती है। वो सब चीजें अपनी जगह है, टीम इंडिया की जीत अपनी जगह है, वो तो उनसे अप्रिसिएशन उनको बनता है, उनसे कोई छीन नहीं सकता। सीरीज हमने 2-2 पे बराबरी करी, ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। मगर जीत से कम नहीं है, जीत तो नहीं है। जिस हिसाब से टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली उस पूरी सीरीज में थ्रू आउट, पहले टेस्ट मैच से लेके लास्ट टेस्ट मैच के लास्ट दिन तक, हम इंग्लैंड से कहीं आगे थे, इंग्लैंड से कोसों दूर थे। अपनी परफॉर्मेंस को लेके इंग्लैंड से कहीं ज्यादा आगे थे। और अगर आप क्रिकेट के लेवल पे बात करोगे, परफॉर्मेंस के लेवल पे बात करोगे, तो भाई इंग्लैंड टीम हमसे ना बहुत कमतर थी। टीम इंडिया ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया है इस पूरी सीरीज में थ्रू आउट। फिर चाहे आप बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्ड पे प्रेशर हैंडल करना ले लो या फिर कैप्टनसी के डिसीजंस ले लो, हर एक मामले में हमने इंग्लैंड को मात दी है। सेशन वाइज आप उठा के देखोगे, टीम इंडिया ने ज्यादा सेशंस जीते हैं, मगर कमी हमसे कहाँ रह गई, गलती हमसे कहाँ रह गई, तो ये टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटी है। क्योंकि आइडली जब आप परफॉर्मेंस उठा के देखोगे, स्कोर शीट्स देखोगे, आंकड़े देखोगे, तो आप खुद हैरान रह जाओगे भाई कि इतनी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली टीम सीरीज आखिर कैसे नहीं जीती। क्योंकि ये सीरीज जो अभी 2-2 में खत्म हुई है परफॉर्मेंस के लिहाज से, और इसका सही जस्टिफिकेशन तभी होता जब ये सीरीज दोस्तों 3-2 से टीम इंडिया लीड कर रही होती और ये सीरीज अपने नाम करके जाती। मगर हमसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। जीत का जश्न अपनी जगह है, खुशियां अपनी जगह है, बट जो गलतियां हुई हैं उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो बात ठीक है कि जब आप हारते हो तो आपके हर फैसले में सवाल उठता है, आपकी जो गलतियां होती हैं वो निकल के बाहर आती हैं। बट जब आप जीत जाते हो तो उन चीजों पे पर्दा पड़ जाता है, कोई ज्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है वो मिलता है। तो टेस्ट मैच हम 5वां जीते, उसमें भी कुछ गलतियां थी, उन पर सवाल उठ जाते। अगर हम हार जाते पर हम जीत गए तो कोई अब सवाल करने वाला है नहीं। बट फिर भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, इंपॉर्टेंट मिस्टेक हुई हैं। अगर वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ना करते तो शायद ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई है, ये शायद टीम इंडिया के हाथ में होती और आज टीम इंडिया उसको प्लेन में लेके भारत लेकर आ रही होती। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। इस वीडियो में हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं और 5 ऐसी मिस्टेक मैं ढूंढ के लाया हूं इस पूरी सीरीज में, पहले मैच से लेकर 5वें टेस्ट मैच तक लेकर, कि अगर वो 5 मिस्टेक हम नहीं करते तो, और वो 5 मिस्टेक अगर हमसे नहीं होती, ये डिसाइसिव फैक्टर क्रिएट साबित हुए, तो ये सीरीज शायद टीम इंडिया के हाथों में होती। तो कौन सी है वो 5 मिस्टेक, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं 5 मिस्टेक्स क्या है। दोस्तों, जो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वो मिस्टेक है दोस्तों, जो इंडिया ने 8 कैचेस ड्रॉप किए हैं पहले टेस्ट मैच में लीड्स हेडिंग्ले में। वो बहुत बड़ा कारण बना टीम इंडिया के लिए, पहला टेस्ट मैच जो हमने गवाया ना उसका। क्योंकि देखिए, उस टेस्ट मैच में इतने ज्यादा रन बने थे, टीम इंडिया मतलब एक अच्छी पोजीशन में था। आप इस चीज को मानो या ना मानो, टीम इंडिया दोस्तों एक बेहतरीन पोजीशन में था, कमांडिंग पोजीशन में भी था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भाई वो टेस्ट मैच इंग्लैंड 5 विकेटों से जीत गया। विकेटों से नहीं जीता, इनफैक्ट इतना बड़ा टारगेट हमने दिया, 373 रन का आंकड़ा दिया इंग्लैंड टीम को सामने से, फिर भी इंग्लैंड टीम ने उसको आसानी से चेस कर लिया। उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों कैच जो ड्रॉप हुए उस पूरी सीरीज में, वो बहुत क्रूशियल रोल निभा गया। दूसरा दोस्तों, उसी सीरीज में एक मेन था, इम्पैक्ट था, जो हमने कोलैप्स किया ना दोनों पारियों में, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को ना मतलब नुकसान करके चला गया। क्योंकि एक टाइम पे टीम इंडिया बहुत अच्छा क्रूज कर रही थी, बहुत लंबे टारगेट की तरफ जा रही थी। 453 रन पे हमारा छठा विकेट गिरा था ऋषभ पंत के रूप में। उसके बाद जो अगले 4 विकेट थे दोस्तों पहली पारी में, वो टीम इंडिया के 471 रन पे आगे सिमट गए। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, मात्र 18 रन के स्कोर पे टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट गवा दिए। तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था इंडिया से पहली इनिंग्स में। पहली इनिंग छोड़िए, दूसरी इनिंग में भी लगभग दोस्तों सेम वही कहानी घटी।
कि हम क्रूज कर रहे थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर थी टीम इंडिया। 335 रन के स्कोर पे टीम इंडिया का दोस्तों छठा विकेट गिरा था और हमारी जो इनिंग है वो समाप्त होती है 364 रन पे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 29 रन के स्कोर पे हमने अपनी अगली 4 विकेटें गंवा दी। तो अगर ऐसा ना होता, हम थोड़ा-सा सर्वाइव कर जाते, हमारे बैट्समैन थोड़ी-सी मैच्योरिटी और दिखाते, तो हम यहाँ पे चीज़ें ना हमारे हक में होती। दूसरा, जो 8 कैचेस ड्रॉप किए हमने एक टेस्ट मैच में, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक टेस्ट मैच में एक जो कैच होता है ना, वो पूरे गेम की दशा और दिशा बदल देता है। लेकिन हमने 8-8 टेस्ट कैचेस ड्रॉप किए हैं, इंग्लिश बैट्समैन को 8-8 मौके दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंग्लैंड टीम ने भी कैच छोड़े, मगर उन्होंने 8-8 कैच नहीं छोड़े। देखिए, एक बड़ा टेस्ट मैच होता है, उसमें 2 से 3 टेस्ट मैच छूट जाते हैं क्रूशियल मोमेंट में, बट प्रेशर के अंदर। बट 8 कैचेस छोड़ना, इसकी दोस्तों कोई माफ़ी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा जिसकी वज़ह से टीम इंडिया ना पहला टेस्ट मैच हारी। क्योंकि उस टेस्ट मैच में जिस अंदाज़ से हमने बैटिंग करी थी, हमारी साइड से दोस्तों 5 सेंचुरीज़ आई थी और किसी टीम की तरफ से अगर 5 सेंचुरी आए टेस्ट मैच में, उसके बावजूद अगर वो टीम ना टेस्ट मैच हार जाए, तो आप समझ लीजिए कितना, मतलब एक सोचने वाली बात होती है। वही अगर आप इंग्लिश टीम की बात करोगे तो इंग्लिश टीम की तरफ से सिर्फ 2 सेंचुरीज आई थी। हमारी तरफ से 5 सेंचुरीज आई थी पूरे टेस्ट मैच में, उसके बावजूद दोस्तों हम ये टेस्ट मैच नहीं जीत सके। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर आप दोस्तों दूसरे फैक्टर की बात करोगे, दूसरा क्या मिस्टेक हुई भारतीय टीम से? दोस्तों, जो दूसरी मिस्टेक थी, वो थी जेमी स्मिथ का कैच पहली इनिंग्स में। वो जो जेमी स्मिथ का कैच पहली इनिंग्स में हमसे ड्रॉप हुआ, उसने कहीं न कहीं वो टेस्ट मैच ना हमारे लिए मुश्किल बना दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस जेमी स्मिथ के कैच ड्रॉप होने की वज़ह से हम टेस्ट मैच हारे, मगर अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जेमी स्मिथ का जो कैच था, वो ड्रॉप ना हुआ होता दोस्तों उस टेस्ट मैच में, तो जो हम 192 चेज़ करने जा रहे थे, शायद वो हम 192 ना चेज़ करके उससे कम का आंकड़ा चेज़ कर रहे होते। इनफैक्ट हम और ज़्यादा टारगेट इंग्लैंड को दे सकते थे, क्योंकि क्या होता है ना, जब सामने वाली टीम के पास उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको लगता है कि आप भाई पीछे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। मगर जो टीम इंडिया ने कैच ड्रॉप किया था जेमी स्मिथ का स्लिप में मोहम्मद सिराज की बॉल पे, वहाँ पे अगर जेमी स्मिथ का कैच हमने पकड़ लिया होता, तो आप मानो या ना मानो दोस्तों, ये टेस्ट मैच हमारी झोली में होता। जबकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच इतना टफ हुआ था, इतनी कांटे की टक्कर भी दी थी मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा का। वो सीन हमें याद है कि जब बॉल मिडल करने के बाद बॉल स्टंप पे लग गई थी, मोहम्मद सिराज टूटते हुए दिखाई दिए थे। शायद वो नज़ारा हमको देखने को ना मिलता और हम लोग वहाँ पर मैच जीत जाते और ये सीरीज़ जो है ना दोस्तों, 3-1 से या 3-2 से लीड करके अपने नाम कर लेते। क्योंकि जिस टाइम पे जेमी स्मिथ का कैच उठा था, उस टाइम पे अंडर प्रेशर थी इंग्लैंड और हमसे पिछड़ रही थी। मतलब लगभग 200 कुछ के आसपास इंग्लैंड का स्कोर था उस पर्टिकुलर टाइम पे और वहां से जेमी स्मिथ का कैच हमने छोड़ा। उसके बाद ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ के बीच वो पार्टनरशिप हुई और उसी पार्टनरशिप के चलते जो इंग्लैंड था ना, वो 387 तक पहुंच सका। अगर वहां पर हमने वो कैच पकड़ा होता, तो शायद जो इंग्लिश टीम है वो 387 की बजाय 310 312 के आसपास ऑल आउट हो गई होती और हम लोग और ज़्यादा लीड लेते और इंग्लैंड को और ज़्यादा अंडर प्रेशर डालते। तीसरा जो दोस्तों पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहा उस मुकाबले में, वो भी लॉर्ड्स टेस्ट मैच की मैं बात करूँगा, वो था दोस्तों ऋषभ पंत का पहली इनिंग्स में रन आउट होना, लंच से ठीक पहले। ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत उम्दा फॉर्म में खेल रहे थे, बहुत बेहतरीन बैटिंग का मुज़ाहिरा कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था दोस्तों उस पर्टिकुलर टाइम पे। टीम इंडिया इन कंट्रोल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई टीम इंडिया ना यहाँ से लीड लेके जाएगी, क्रूज कर रही थी, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रही थी। पर एकदम से क्या होता है, लंच होने में 1 ओवर बाकी होता है, 4 गेंदें इनफैक्ट बाकी होती है। केएल राहुल जो थे वो 98 रन्स पे बैटिंग कर रहे होते हैं। ऋषभ पंत को एक मौका आता है जब केएल राहुल डबल मांगते हैं, मगर ऋषभ पंत उनको मना कर देते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा केएल राहुल थोड़े से नाराज़ से दिखाई देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत क्या सोचते हैं, 248 इंडिया का स्कोर होता है 4 विकेटों के नुकसान पे। ऋषभ पंत टैप करते हैं, क्विक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, केएल राहुल को स्ट्राइक पे लाने की कोशिश करते हैं। क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए दोस्तों लाने की कोशिश करते हैं कि भाई केएल राहुल की सेंचुरी पूरी हो जाए लंच से पहले, यानी उनका पर्सनल माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और यही बहुत बड़ी गलती साबित होती है उस लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। यानी कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में दोस्तों दूसरी बड़ी गलती, अगर उस और क्या बोलते हैं, ऋषभ पंत हो जाते हैं रन आउट बेन स्टोक्स के सटीक थ्रो पे। तो अगर सोचिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे वो गलती ना हुई होती, पर्सनल माइलस्टोन के पीछे ना गए होते केएल राहुल, ऋषभ पंत ने इसमें उनका सपोर्ट ना किया होता और आराम से सर्वाइव करते पूरा सेशन, लंच खत्म होता, लंच के बाद लोकेश राहुल आते और तब वो अपनी आराम से सेंचुरी पूरी करते, ऋषभ पंत क्रीज पे होते,
तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया 387 पे ऑल आउट हुई थी और लॉर्ड्स टेस्ट मैच पहली इनिंग में स्कोर जो था वो लेवल था, ना इंडिया के पास लीड थी ना इंग्लैंड के पास लीड थी। तो वहां पर टीम इंडिया जो नीचे गिरी है, क्योंकि अगर आउट ना हुए उधर ऋषभ पंत तो वो और लंबा खेलते, और जिस रिदम में खेल रहे थे, जिस फ्लो में बैटिंग हो रही थी दोनों की, केएल राहुल और ऋषभ पंत की, साफ नजर आ रहा था कि भाई केएल राहुल की भी सेंचुरी आएगी, ऋषभ पंत की भी सेंचुरी आएगी, और इनफैक्ट एक लंबा स्कोर भारतीय टीम खड़ा करेगी। इंग्लैंड के सामने 100 सवा 100 की लीड तो आराम से टीम इंडिया लेती, और उसके बाद तो वहां से इंग्लैंड का वापसी करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो 22 रनों से दोस्तों जीता है, वो शायद एक पारी से ही हार जाता। तो वहां पे हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और जैसे ही ऋषभ पंत रन आउट हुए, उसके बाद लंच कॉल कर दिया गया। लंच के बाद वापसी के बाद केएल राहुल आते हैं, वो अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, और उसके ठीक बाद वो भी अपने विकेट वहां से गंवाकर चले जाते हैं। हालांकि उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मगर वो भी घुमा फिरा के जो इंडिया का स्कोर है वो 387 तक ही पहुंचा पाते हैं, स्कोर्स लेवल हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड इनिंग में इंग्लैंड आता है, वो रन बनाता है, हालांकि वो भी 192 ही बना पाता है, और उसके बाद तो सबको पता है कि वो जैक क्रॉली के साथ बहस हुई। उसके बाद हम 5वें दिन आते हैं और हम रन चेज नहीं कर पाते हैं। बहुत टफ फाइट देता है रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी, पूरी कोशिश की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम वो टेस्ट मैच नहीं बचा पाते हैं, और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हमको करारी शिकस्त मिलती है। तो यहाँ मिस्टेक हुई। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं मैनचेस्टर टेस्ट मैच में। वहां पे टीम इंडिया की जो मिस्टेक थी, टीम इंडिया ने वहां पे दोस्तों मिस्टेक करी अपनी प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में। देखिए प्लेयर्स चोटिल थे, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो चुके थे, अर्शदीप सिंह भी चोटिल थे, वो भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। ऐसे में दोस्तों, और जो वेन्यू था वो साफ पता चल रहा था, पिच देख के साफ समझ में आ रहा था भाई कि यहाँ पर स्पिनर को मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऐसे में कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाना बहुत बड़ा सवाल निशान टीम इंडिया को खड़ा कर रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी कुलदीप यादव की जगह बनती थी, आप शार्दुल ठाकुर के साथ गए, फिर शार्दुल ठाकुर के साथ आप गए तो आपने उनसे पूरी बॉलिंग नहीं करवाई, मतलब सिर्फ 10 ओवर आपने सेकंड इनिंग में शार्दुल ठाकुर से करवाए, और 6 ओवर आपने पहली इनिंग में शार्दुल ठाकुर से करवाए। तो जब शार्दुल ठाकुर से आपको ओवर ही नहीं फेंकवाने थे, तो आप प्रॉपर बैट्समैन अपने पास रख लेते। अगर एज अ बैट्समैन ही यूज करना था, तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद चलिए सेकंड टेस्ट मैच में हमने कम किया, आपने शार्दुल ठाकुर को बिठाया, उसके बाद टीम इंडिया जीती। थर्ड टेस्ट मैच लड़के हारे। लॉर्ड्स में मान लिया कंडीशन उतनी सही नहीं थी एक स्पिन बॉलर के लिए, मगर जो चौथा टेस्ट मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, साफ कंडीशन समझ में आ रही थी कि भाई पहले दिन के अलावा यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलने वाली है पेसर्स को, सीमर्स को। स्पिनर्स गेम में आएंगे, और आप कुलदीप यादव की जगह बन रही थी, वहां पर भी आपने कुलदीप यादव को ड्रॉप नहीं किया। तो एक चीज समझ में नहीं आती भाई, इस कैलिबर का बॉलर आपके स्क्वाड में बैठा हुआ है, और जो कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, कोई ट्रेडिशनल लेग स्पिनर नहीं है, ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर आपके स्क्वाड में बैठा है। और ये कहा जाता है कि जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, फिर चाहे वो राइट आर्म हो या लेफ्ट आर्म हो, उनको पिच से इतना लेना देना भी नहीं होता है, वो तो ग्रीन टॉप पे भी विकेट लेके देंगे, क्योंकि वो हमेशा विकेट टेकर होते हैं। उनको सरफेस से मतलब नहीं होता, उनका जो सारा खेल होता है वो हवा में ही हो जाता है, उनकी कलाइयों से ही हो जाता है। तो ऐसे में कुलदीप यादव का टीम में ना सेलेक्ट होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर दे गया चौथे टेस्ट मैच में, जो हमको देखने को मिला। क्योंकि एक मूवमेंट ऐसा आया कि जब इंग्लिश बैट्समैन को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो आराम से क्रूज कर रहे थे, रन पर रन बनाए जा रहे थे, इंडिया की बैंड बजाए जा रहे थे। और इस कदर तोड़ा है ना इंग्लैंड की टीम ने कि चौथे टेस्ट मैच में उन्हें सेकंड इनिंग में बैटिंग करने को मौका ही नहीं मिला, और उन्होंने इस कदर बैटिंग भी करी है भाई कि सेकंड इनिंग में उनको बैटिंग ना करनी पड़े। और उस इनिंग में भी 200 विकेट किसने लिए हैं? सर रविंद्र जडेजा ने 4 विकेटें झटकी हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेटें झटकी, यानी कि इससे साफ समझ में आ रहा था कि पिच में कितनी असिस्टेंस थी स्पिनर्स के लिए। तो ऐसे में अगर कुलदीप यादव भी आपकी टीम का हिस्सा होते, तो आप ये समझ लो वहां पर कि कितने जल्दी हम इंग्लैंड की टीम को समेट पाते, क्योंकि उस मैच में भी सब सोच रहे थे कि शायद अब कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, कंडीशंस भी स्पिन के खेल से सपोर्ट में है स्पिनर के, मगर वहां पे भी शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया, और उनसे ओवर कितने फिकवाए गए? सिर्फ 11 ओवर फिकवाए गए। हालांकि बैटिंग में शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा बहुत योगदान जो था वो अपना दिया था, पहली इनिंग में 40 एक कुछ रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे अगर, तो उसके अलावा शार्दुल ठाकुर का कोई इंपैक्ट था नहीं, कोई रोल नहीं था। उनकी जगह पे अगर कुलदीप यादव टीम का हिस्सा होते, तो शायद इंग्लैंड ने जो इतनी बड़ी लीड हम पे चढ़ा दी थी, इतना लंबा स्कोर बना के खड़ा कर दिया था, वो खड़ा ना कर पाते, जल्दी निपट जाते, शायद हम ये टेस्ट मैच भी जीत सकते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है, और एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लगा हुआ है। ऑल्दो हमने टेस्ट मैचेस जीते हैं, सीरीज लेवल करी है, उसके बाद भी दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा है
कि वाई कुलदीप यादव शुड नॉट पिक इन अ प्लेइंग 11 इन एनी ऑफ टेस्ट मैचेस। क्या कुलदीप यादव को आप इंग्लैंड में सिर्फ पानी पिलाने के लिए लेके गए थे, या सिर्फ कुलदीप यादव को आप मन रखने के लिए लेके गए थे कि भाई हम एक स्पिनर लेके आ रहे हैं? जबकि आपने शार्दुल ठाकुर को दो दो मौके दे डाले, आपने अंशुल कंबोज को एक मौका दे डाला, मगर कुलदीप यादव जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, जो मैच विनिंग विनर प्लेयर हैं, जो काफी सालों से आपको अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं, मैच जिताते हुए आ रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर हैं, एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, उनको आपने क्यों नहीं खिलाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस टीम इंडिया पे लगा है, टीम इंडियन मैनेजमेंट पे है, गौतम गंभीर पे है, और उनसे बराबर पूछा जा रहा है कि भाई कुलदीप यादव को जगह क्यों नहीं दी गई चौथे टेस्ट मैच में, जबकि उनकी जगह उस टेस्ट मैच में बनती है। हम भी ये सवाल बार बार कर रहे हैं भाई कि कुलदीप यादव को आपने पिक क्यों नहीं किया, उनकी जगह बनती थी। पांचवा और आखिरी गलती जो टीम इंडिया ने दोस्तों करी है ना, वो करी है ओवल टेस्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 सीमर खिला के। एक बॉलर को शॉर्ट करके आपने एक बैट्समैन को टीम में जगह दी। ये कहीं न कहीं मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर लगता है। ऑल्दो टीम इंडिया ओवल टेस्ट मैच जीत गई। हम सभी जानते हैं कैसे जीती, किस अंदाज में जीती। मोहम्मद सिराज के इंडिविजुअल ब्रिलियंस, प्रसिद्ध कृष्णा के इंडिविजुअल रेजिलियंस की वजह से टीम इंडिया ये जीती है। वैसे तो गौतम गंभीर बोलते हैं कि भाई हमारी टीम में इंडिविजुअल ब्रिलियंस की कोई बात नहीं होती है, ये टीम गेम है, टीम की बात होगी, इंडिविजुअल प्लेयर्स का कोई प्रेज नहीं होगा। बट ये टेस्ट मैच आप मानो या ना मानो, टीम इंडिया जो जीती है वो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के इंडिविजुअल ब्रिलियंस और उनके रेजिलियंस की वजह से जीती है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि भाई मोहम्मद सिराज 80 ओवर पुराना बॉल जब वो एयर में हिला रहे थे, स्विंग करा रहे थे, सीम करा रहे थे, जबकि अमूमन कहा जाता है कि बॉल जब पुराना हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो बिल्कुल सीम और स्विंग नहीं करता। तो जो बॉलर 80 ओवर पुराना बॉल हिला रहा हो, जिसने ये बोल दिया हो भाई कि नया बॉल नहीं लेना है, मैं इसी से अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा, और उस बंदे ने जीत दिलाई, तो आप ये सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा जान झोंकी होगी, कितना ज्यादा अपना स्किल दिखाया होगा, कितनी ब्रिलियंस दिखाई होगी। मगर फिर भी ये सवाल है कि भाई आपने एक एक्स्ट्रा बॉलर शॉट क्यों किया? जब लश ग्रीन कंडीशन थी, वेदर फोरकास्ट थी कि पांचों दिन बादल छाए रहेंगे, बारिश की आशंका रहेगी, फास्ट बॉलर को भर भर के मदद मिलेगी, तो ऐसे में आपको एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। आप एक एक्स्ट्रा बैटर लेके क्यों गए भाई? जब वॉशिंगटन सुंदर आपकी टीम में है, रविंद्र जडेजा आपकी टीम में है, पिछले टेस्ट मैच जो दोनों सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, उसके बावजूद आपको एक बैट्समैन को एक्स्ट्रा खिलाने की जरूरत पड़ी। मेरे समझ से तो ये बात बिल्कुल परे है भाई, मेरे सर के ऊपर से निकल गई। और उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा बैट्समैन जो आपने खिलाया भी था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया वो तो मुझे समझ नहीं आया। आपने करुण नायर को चलिए जगह दी, करुण नायर ने एक इंपैक्टफुल 51 रनों की पारी खेली। ऐसे में आप ये भी कर सकते थे भाई कि साई सुदर्शन को ड्रॉप करके उनकी जगह पे करुण नायर को खिला सकते थे। अगर आप रन उठा के देखोगे तो सेकंड इनिंग की भी अगर आप बात कर लोगे तो यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी आई है, उसके बाद आकाशदीप के एक डिसाइसिव 66 रन आए हैं, नीचे से रविंद्र जडेजा के 53, ध्रुव जरेल के 34 और वॉशिंगटन सुंदर के 53 रन आए हैं। तो जो आपने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया था उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं है इस पूरे गेम में। करुण नायर के हालांकि वो 57 रन थे पहली इनिंग में, जिसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, मगर फिर भी आप मानो या ना मानो बहुत बुरा मूव था, और ये मूव लगभग बैकफायर टीम इंडिया को कर गया था। क्यों? क्योंकि जब हैरी ब्रूक ने सेकंड सेशन के बाद काउंटर अटैक करना शुरू किया लंच के बाद, तो हमारे बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था उनका। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई हमारे बॉलर्स जो थे ना वो थक चुके थे। इंग्लैंड ने 3 बॉलर्स के साथ बॉलिंग करी, उनकी मजबूरी थी क्योंकि क्रिस वोक्स के चोट लग गई थी। अब आप ये सोचो यहाँ से, अगर क्रिस वोक्स के चोट नहीं लगी होती तो क्या टीम इंडिया यहाँ पर ये टेस्ट मैच जीत पाती? नहीं जीत पाती, क्योंकि एक तो क्रिस वोक्स बॉलर अच्छे हैं, तो बॉलिंग करके टीम इंडिया को तंग करते, शायद जो हमने आंकड़ा बनाया था हम वहां तक भी ना पहुंच पाते। दूसरा, जब रनचेस की बात आई थी तो लास्ट विकेट कौन बचा था? क्रिस वोक्स बचे थे गस्ट एटकिंसन के साथ। तो वहां पे जब 6 रन 8 रन चाहिए थे तो गस्ट एटकिंसन की मजबूरी बन गई थी कि वो सिंगल नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम इंडिया का किस्मत ने साथ दिया, जिसकी वजह से ना टीम इंडिया मैच तो जीत गई। मोहम्मद सिराज से उनका ब्रिलियंस और उनकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट कोई नहीं ले रहा, प्रसिद्ध कृष्णा का क्रेडिट कोई नहीं ले रहा, इनफैक्ट टीम इंडिया से क्रेडिट कोई नहीं ले रहा, मगर टीम सिलेक्शन जो था उस पर अभी भी सवाल है कि भाई वो गलत था। आपको एक बॉलर शॉट नहीं खिलाना चाहिए जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, वो भी ऐसी कंडीशंस पर जहां फास्ट बॉलर को भर भर के मदद है, और ऐसे अपोजिशन के सामने जो पिछले ही टेस्ट मैच में आपको इतना बैटिंग से परेशान करके आई है कि उसने सेकंड इनिंग में बैटिंग भी नहीं करी, आपने मेहनत करके वो टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था। तो ये कुछ सवाल हैं और ये कुछ गलतियां हैं जो टीम इंडिया से हुई, जिनके चलते टीम इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकी। ऐसा हमें लगता है, हमारे एनालिसिस पे लगता है। अगर दोस्तों आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो और आपको भी लगता है कि भाई ये 5 मिस्टेक्स थी, अगर ये ना होती तो शायद ये जो ट्रॉफी है ये ड्रॉ होने के बजाय टीम इंडिया के घर पर होती, टीम इंडिया के नाम होती, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा।